दोस्तों, अगर एक औरत वफादारी करती है तो टूट कर करती है। उसकी वफादारी में आप 1% भी शक नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही औरत बेवफाई पर उतर आए तो बेवफाई भी वो टूट कर करती है, और बेवफाई करने में वो 1% का भी कसर नहीं उठाती। और फिर उसके बाद वो क्या क्या कदम उठाती है, ये बेहद ही दिल दहला देने वाले होते हैं। कई बार क्राइम की कुछ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं कि जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद प्यार, भरोसा, ये सब चीज़ें रह ही नहीं गई हैं। हर तरफ सिर्फ इतना है कि अगर आपका मन करता है तो आप सही हैं, और अगर आपका मन नहीं करता तो उसके बाद इंसान किस हद तक जाता है, ये बेहद ही चौंकाने वाला होता है। आज की कहानी भी कुछ इस तरीके से है। आज की कहानी भी एक औरत की बेवफाई से शुरू होती है और एक औरत की बेवफाई पर ही ख़त्म होती है। तो क्या है पूरी कहानी, आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही साथ कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी, तो वीडियो के लास्ट तक तो ज़रूर बने रहें। और हाँ, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आज की पूरी कहानी क्या है। सूरज के निकलते ही आसमान में छाई कोहरे की धुंध साफ होने लगी थी। चिड़ियों की मधुर कलरव ने सुबह होने का आभास कराया तो बागेश्वरी देवी भी उठ गई। उनकी बड़ी बहू पहले ही उठकर फ्रेश हो गई थी, लेकिन पहली मंजिल पर रहने वाला उनका छोटा बेटा, बहू और पोता अभी तक उठे नहीं थे। चाय नाश्ते का समय हो गया था और इसके बावजूद भी वो लोग पहली मंजिल से नीचे नहीं आए थे। एक बार तो बागेश्वरी देवी को लगा कि शायद ठंड होने की वजह से वो उठ नहीं पाए होंगे, लेकिन इतनी देर तक ना तो कभी बेटा ओम प्रकाश सोता था और ना ही पोता शिवा, इसलिए वह परेशान होने लगी। वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की कोतवाली शाहपुर के मोहल्ला अशोक नगर में रहती थी। मकान की ऊपरी मंजिल पर काम चल रहा था। 8:30 बजते बजते मजदूर काम पर भी आ चुके थे, लेकिन अब तक ऊपर सो रहे लोगों में से कोई उठा नहीं था। मजदूर जैसे ही सीढ़ियां चढ़ते हुए प्रथम तल पर पहुंचे, उन्हें कमरे के अंदर से दरवाजे के जोर जोर से थपथपाने और औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक मजदूर ने जल्दी से दरवाजे की बाहर से लगी सटकनी खोल दी। अंदर से घर की छोटी बहू अर्चना तेजी से बाहर निकली और सीधे सामने वाले कमरे की तरफ भागी। उसे इस तरह भागकर कमरे में जाते देखकर मजदूर भी हैरान रह गए। अर्चना ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुल गया और अंदर दिल दहला देने वाला नज़ारा देखकर उसके पांव चौखट पर ही जम गए और वह जोर से चीखी। उस कमरे में बेड पर ओम प्रकाश की लाश चित पड़ी थी। फर्श पर खून ही खून फैला था और उन्हीं के बगल में 4 साल के मासूम बेटे शिवा की लाश पड़ी थी। दोनों लाशें देखकर अर्चना जोर जोर से चीखी। बाप बेटे की लाशें देखकर मजदूरों के भी हाथ पांव फूल गए। अर्चना रोती चीखती नीचे सास बागेश्वरी देवी के पास पहुंची और बहू के मुंह से बेटे और पोते की हत्या की बात सुनकर उनका पूरा बदन कांपने लगा। घर में रोना पीटना मच गया। दोनों की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी भी आ गए। जैसे जैसे यह खबर मोहल्ले में फैलने लगी, लोग बागेश्वरी देवी के घर इकट्ठा होने लगे। बागेश्वरी देवी की बड़ी बहू ने फ़ोन द्वारा इस घटना की सूचना अपने पति राजकुमार को दे दी। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में इंस्पेक्टर थे। छोटे भाई और भतीजे की हत्या की बात सुनकर वह भी सन्न रह गए। उन्होंने कोतवाली शाहपुर के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला को फ़ोन द्वारा घटना की जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर आनंद प्रकाश शुक्ला तुरंत एसआई रामकृपाल यादव, एएसआई विमलेंद्र कुमार, कांस्टेबल संतोष कुमार, राम विनय सिंह, शिवानंद उपाध्याय और जनार्दन पांडे को साथ लेकर अशोकनगर स्थित राजकुमार यादव के घर पहुंच गए। मृतक ओम प्रकाश यादव के ससुर दीपचंद यादव राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पीएसओ थे। उन्हें जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने गोरखपुर रेंज के आईजी पीसी मीणा को फ़ोन किया और इसके बाद तो आईजी पीसी मीणा, डीआईजी आरके चतुर्वेदी, एएसआई लव कुमार, एसपी हेमंत कुटियार, सीओ कमल किशोर, क्राइम ब्रांच
एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गई और थोड़ी ही देर में अशोकनगर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। पुलिस ने बड़ी बारीकी से घटनास्थल की जांच की। जिस कमरे में दोनों लाशें पड़ी थी, वहीं बेड के पास खून से सना एक हथौड़ा और एक कूदने वाली रस्सी पड़ी थी। लाशें देखकर ही लग रहा था कि हत्यारे ने हथौड़े से ओम प्रकाश की हत्या की थी, जबकि उनके बेटे का रस्सी से गला घोटा गया था। पुलिस ने दोनों सामानों को कब्जे में ले लिया। सभी को यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर बच्चे की हत्या क्यों की गई है। पुलिस की नज़र जब कमरे के दरवाजे के सिटकनी पर पड़ी तो दरवाजे पर सिटकनी तोड़ने जैसा कोई निशान नहीं था। देखकर लग रहा था कि किसी ने सिटकनी के पेंच खोलकर उसे फर्श पर रख दिया था। जबकि पूछताछ में अर्चना ने बताया कि उसके पति अंदर से सिटकनी बंद करके सोए थे। उसने यह भी कहा कि लूटपाट का विरोध करने पर लुटेरों ने हथौड़े से उसके पति की हत्या की होगी। उसी समय बच्चा जाग गया होगा, तब पहचाने जाने के डर से उन्होंने बच्चे को भी मार दिया होगा। लूटपाट के दौरान खटपट की आवाज़ सुनकर वह आ ना जाए, इसलिए बदमाशों ने उसके कमरे की सिटकनी बाहर से बंद कर दी थी। अर्चना का बयान पुलिस को कुछ अजीब सा लग रहा था। बागेश्वरी देवी के बड़े बेटे इंस्पेक्टर राजकुमार भी आ गए तो वह उस कमरे में गए जहां दोनों लाशें पड़ी थीं। उन्होंने भी कमरे का निरीक्षण किया। उन्हें भी साफ लग रहा था कि यह लूट का मामला नहीं है। पुलिस ने घटनास्थल की कार्यवाही पूरी करने के बाद दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक की मां बागेश्वरी देवी की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दोनों हत्याओं का मुकदमा दर्ज कर लिया। तकरीबन 7 साल पहले की बात है। यह मामला एक तो विभागीय था, दूसरी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी। इसलिए उसी दिन शाम को आईजीपीसी मीणा, एसएसपी लव कुमार ने एसपी हेमंत कुटियार, एसपी मानिक चंद और सीओ कमल किशोर को बुलाकर विचार विमर्श करने के साथ इस केस का जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। एसएसपी लव कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला ने सबसे पहले मृतक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अर्चना के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। ओम प्रकाश की कॉल डिटेल से तो कुछ खास नहीं मिला, लेकिन अर्चना की कॉल डिटेल से चौंकाने वाली बात थी। रात 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में उसने एक नंबर पर कई फ़ोन किए थे। जांच में पता चला कि वह नंबर फिरोजाबाद जिले के स्वामी नगर के रहने वाले अजय कुमार यादव का था और उसके फ़ोन की लोकेशन दोपहर के बाद से लेकर उस समय तक गोरखपुर की थी। यही नहीं, इससे पहले भी उस नंबर पर अर्चना की दिन में कई बार लंबी लंबी बातें होती रही थी। सारा माजरा पुलिस की समझ में आ चुका था। अर्चना शक के दायरे में आ गई थी, लेकिन पुलिस ने इस बात का एहसास किसी को नहीं होने दिया। अजय कुमार गोरखपुर में ही था, लेकिन पुलिस के पास उसका कोई फ़ोटो नहीं था जिससे उसे पहचाना जा सके। अजय कुमार के फ़ोटो के लिए पुलिस ने सोशल साइट फेसबुक खंगाली तो उसमें उसका फ़ोटो मिल गया, लेकिन फेसबुक पर पड़े उसके फ़ोटो देखकर एक बार ही पुलिस को झटका सा लगा, क्योंकि एक फ़ोटो में वह समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठक में था, तो दूसरे फ़ोटो में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिला रहा था। उन्होंने यह बात एसएसपी लव कुमार को बताई तो उन्होंने कहा, स्थितियों से साफ लगता है कि इन हत्याओं में उसी का हाथ है, लेकिन उसे तुरंत गिरफ्तार करो, देर होने पर वह हाथ से निकल सकता है। मोबाइल की लोकेशन से पुलिस को पता लग गया था कि अजय कुमार बस अड्डे पर है। पुलिस को फ़ोटो मिल ही गया था, इसलिए 22 जनवरी की सुबह पुलिस ने बस अड्डे को घेर लिया। बस अड्डे पर भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर अजय ने भागने की कोशिश तो की, लेकिन वह भाग नहीं सका। पुलिस उसे पकड़कर सीधे शाहपुर कोतवाली ले आई। अजय कुमार के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही एसएसपी लव कुमार और एसपी हेमंत कुटियार थाने पहुंच गए। अजय ने खुद को समाजवादी पार्टी का नेता बताते हुए बिना वजह थाने लाए जाने पर रौब तो खूब डाला, लेकिन जब उसके सामने कॉल डिटेल्स रखी गई तो उसकी सारी हेगड़ी निकल गई। रुआंसी आवाज़ में उसने हाथ जोड़कर उसने पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अर्चना की बातों में आकर मुझसे यह अपराध हो गया। उसी ने मुझ पर पति और बच्चे को रास्ते से हटाने का दबाव डाला था।
इसके बाद अजय ने ओम प्रकाश और उसके 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की पूरी कहानी सुना दी। अजय ने स्वीकार कर लिया कि इन हत्याओं में अर्चना का ही हाथ था। इसलिए पुलिस अर्चना को गिरफ्तार करने के लिए अजय को साथ लेकर अशोकनगर कॉलोनी पहुंच गई। इस समय इंस्पेक्टर राजकुमार के घर परिवार वाले तो थे ही, अर्चना के पिता दीपचंद भी मौजूद थे। पुलिस अधिकारी पूछताछ के बहाने उसे लॉन में वहां से ले आए जहां अजय कुमार खड़ा था, और उसे पुलिस हिरासत में देखकर अर्चना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अजय को देखकर अर्चना समझ चुकी थी कि उसका खेल खत्म हो चुका है। अब उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उससे पहले कि उससे पुलिस कुछ पूछती, उसने खुद ही कह दिया, हाँ, मैंने ही अजय के साथ मिलकर पति और बेटे की हत्या की है और मुझे इसका कोई मलाल भी नहीं है। अर्चना के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वहां खड़े लोग दंग रह गए। बेटी की करतूत पर दीपचंद तो गश्त खाकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। पुलिस ने अर्चना को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद एसएसपी लव कुमार ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर अर्चना और अजय कुमार को पत्रकारों के सामने पेश किया तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे की हत्या के पीछे की पूरी कहानी सुना दी। इस दौरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार निकली। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के थाना जमनिया के खलील चक डहनी के रहने वाले भोलानाथ यादव का 5 लोगों का छोटा सा परिवार था। उन 5 लोगों में 2 तो वह पति पत्नी थे, बाकी 3 बेटे राजकुमार व ओम प्रकाश और एक बेटी प्रमिला। भोलानाथ साधन संपन्न किसान थे, इसलिए अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। पढ़ लिख कर बड़ा बेटा राजकुमार यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर हो गया, तो दूसरा बेटा ओम प्रकाश यादव नेत्र परीक्षक। पिता की मौत के बाद राजकुमार ने पूरे परिवार को अपने साथ रख लिया। उनकी पोस्टिंग गोरखपुर हुई तो वहां किराए पर रहते हुए उन्होंने कोतवाली शाहपुर के अंतर्गत बशारतपुर की पौष कॉलोनी अशोकनगर में ज़मीन खरीदकर अपना मकान बनवा लिया। राजकुमार की शादी हो चुकी थी। ओम प्रकाश ने नेत्र परीक्षक का डिप्लोमा कर लिया तो उनकी भी शादी सिंगापुर में हो गई। शादी के बाद ओम प्रकाश पत्नी को सिंगापुर से गोरखपुर ले आए। पत्नी को गोरखपुर में अच्छा नहीं लगा तो 6 महीने के बाद ही वह सिंगापुर वापस लौट गई और उसने ओम प्रकाश को भी वहां आने को कहा, लेकिन ओम प्रकाश घर परिवार छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े थे और इसी जिद ने उनके बीच तलाक करा दिया। इसके बाद सन 2009 में 34 साल के ओम प्रकाश की दूसरी शादी लखनऊ के रहने वाले PAC के कंपनी कमांडर दीपचंद यादव की बड़ी बेटी अर्चना से हो गई। उस समय अर्चना यही कोई 19 साल की थी। उनकी 2 बेटियों में अर्चना बड़ी थी। वह पढ़ी लिखी और खूबसूरत तो थी ही, स्वच्छंद स्वभाव की भी थी। अकेले घूमना फिरना, दोस्ती करना और महंगे मोबाइल फ़ोन रखना उसे अच्छा लगता था। यह प्रवृत्ति उसकी शादी के बाद भी बनी रही। खूबसूरत अर्चना को पाकर ओम प्रकाश खुश थे। करीब साल भर बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ तो पति पत्नी ने प्यार से उसका नाम नितिन रखा। घर में सभी उसे प्यार से शिवा कहते थे और इस तरह ओम प्रकाश का घर खुशियों से भर गया। ओम प्रकाश जिस मकान में परिवार के साथ रहते थे वह उनके बड़े भाई राजकुमार यादव का था और वह भी भाई की तरह अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाना चाहते थे जिसे वह अपना कह सकें। अपने सपनों का महल खड़ा करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और आखिर उनकी मेहनत सफल भी हुई। उन्होंने थाना गुलहरिया के मोह लगा में ज़मीन खरीदकर सुंदर सा अपना घर बनवा लिया। उनके बेटे नितिन उर्फ शिवा का जन्मदिन था और उसी दिन वह अपने उस नए मकान में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका यह सपना ही बना रहा, क्योंकि अर्चना और ओम प्रकाश के जो 5 साल हंसी खुशी बीते थे, पिछले साल से उनकी खुशियों में अचानक ग्रहण लग गया था। ओम प्रकाश की बसारतपुर के एक कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल्स की दुकान थी और उनके दुकान पर चले जाने के बाद अर्चना घर में खाली रहती थी। बूढ़ी सास बागेश्वरी देवी और जेठानी नीचे के कमरे में रहती थी, जबकि वह पहली मंजिल पर। खाली समय में वह टीवी देखकर समय बिताती या फिर मोबाइल पर सोशल साइट फेसबुक पर दोस्तों के साथ चैटिंग करती।
किसी दिन फेसबुक पर एडिट फ्रेंड लिस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ बैठे अजय कुमार यादव पर उसकी नज़र पड़ी तो वह उससे काफ़ी प्रभावित हुई। उसने अजय की प्रोफाइल खोलकर देखी तो उसमें उसका पता गांव स्वामीनगर, थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद दिया था। उसका मोबाइल नंबर भी उसमें था। अर्चना ने अपने फेसबुक के मुख्य पेज पर अपनी शादी से पहले की आकर्षक फ़ोटो लगा रखी थी। अजय की राजनीतिक पहुंच देखकर उसने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी तो अजय की ओर से रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली गई और उसके बाद उनके बीच चैटिंग शुरू हो गई और जल्दी ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। अजय कुमार यादव फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद के गांव स्वामी नगर का रहने वाला था। 2 भाइयों में वह बड़ा था और उसके घर की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में उसके पिता श्याम बहादुर यादव की किराने की दुकान थी और पिता के ना रहने पर अजय भी दुकान पर बैठता था। उसकी शादी भी हो चुकी थी। पत्नी काफ़ी खर्चीली थी, जबकि उसके खर्च पूरे करने का अजय के पास कोई साधन नहीं था। इसलिए जल्दी ही दोनों में तलाक भी हो गया। पत्नी के चले जाने के बाद अजय एकदम अकेला हो गया और उसके बाद वह समाजवादी पार्टी से जुड़ गया और मेहनत की बदौलत जल्दी ही युवजन सभा में जिला स्तर का पद पा लिया। फिर तो उसका बड़े नेताओं के बीच में उठना बैठना होने लगा। ऐसे में ही उसका फोटो सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ भी खिंच गया, जिसे उसने फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। इस फोटो को काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया था। इसी दौरान अजय ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से 2 बच्चे पैदा हुए, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उसकी अनबन रहने लगी और वह भी नाराज होकर बच्चों के साथ मायके चली गई। यह 2 साल पहले की बात है। इधर पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से अजय को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन उसके उस फोटो को देखकर अर्चना को उससे प्रभावित हो चुकी थी। अर्चना और अजय की दोस्ती होने के बाद जब तक उनकी फ़ोन पर बातचीत भी होने लगी और जल्दी ही उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे और इसी का नतीजा था कि अर्चना ने अजय को अपने मायके लखनऊ में मिलने के लिए बुला लिया। उसने उसे मायके में इसलिए बुलाया था ताकि मिलने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। वहाँ माँ के अलावा घर में कोई रहता नहीं था। पापा दिन में ड्यूटी पर चले जाते थे। छोटी बहन वंदना की शादी हो चुकी थी, वह अपनी ससुराल में रहती थी। पति से बहाना करके अर्चना बेटे को लेकर मायके आ गई। अजय उसके दिए गए पते पर लखनऊ पहुंच गया। अर्चना ने माँ से अजय का परिचय पुराने दोस्त के रूप में कराया और उसके बाद दोनों एकांत में मिले तो खुद को रोक नहीं पाए और वासना के प्रभाव में ऐसे बहे कि सारी मर्यादाएं तोड़ दी। अजय अर्चना से मिलकर फिरोजाबाद लौट गया तो अगले दिन अर्चना भी लखनऊ से गोरखपुर आ गई और इसके बाद उसने ओम प्रकाश को महत्व देना बंद कर दिया। वह हर घड़ी मोबाइल से ही चिपकी रहती और उसकी यह आदत न पति को अच्छी लगती थी और न ही सास को। जब भी कोई उससे कुछ पूछता तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे ओम प्रकाश को उस पर शक होने लगा। इस बीच अजय अर्चना से मिलने उसके ससुराल भी आने लगा। सास बागेश्वरी ने इस नए चेहरे को देखा तो पूछ बैठी कि ये कौन है। तब उसने खुद को अर्चना का दूर का रिश्तेदार बता दिया। वह अर्चना के सभी रिश्तेदारों को जानती थी और इतने दिनों बाद ये नया रिश्तेदार कौन आ गया। यह बात बागेश्वरी देवी के गले नहीं उतरी तो उन्होंने ओम प्रकाश से बात की। ओम प्रकाश ने जब अर्चना से अजय के बारे में पूछा तो अपनी गलती मानने के बजाय वह पति से लड़ने पर आमादा हो गई। बस उसी दिन के बाद उसके रिश्ते में जो दरार पड़ी वो धीरे धीरे बढ़ती ही गई। पति पत्नी के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि लगभग रोज ही घर में महाभारत होने लगा और यही नहीं, दोनों अलग अलग कमरों में सोने भी लगे। ओम प्रकाश नितिन को लेकर सोता था जबकि अर्चना दूसरे कमरे में अकेली सोती थी। एक तरह से अब अर्चना के लिए पति उसके प्रेम में रोड़ा बन गया था। रोज रोज के झगड़े से वह ऊब चुकी थी और इसी का नतीजा था कि उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए अजय से बात की। अजय उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, इसीलिए वह उसका साथ देने के लिए राजी हो गया। पड़ोस में रवि राय के यहाँ सालगिरह का कार्यक्रम था जिसमें ओम प्रकाश भी सपरिवार जाना था,
यही दिन अर्चना को पति को रास्ते से हटाने के लिए उचित लगा। उसने अजय को फ़ोन करके 20 जनवरी को गोरखपुर बुला लिया। 3 बजे दोपहर अजय गोरखपुर पहुंच गया। उस समय मकान में काम चल रहा था और इसीलिए बागेश्वरी देवी ऊपर थी। अर्चना ने पीछे की सीढ़ियों से अजय को अपने कमरे में लाकर छुपा दिया। देर शाम ओम प्रकाश लौटे तो पत्नी से पार्टी चलने को कहा। उस समय सिरदर्द का बहाना बनाकर अर्चना ने पार्टी में जाने से मना कर दिया। ओम प्रकाश ने भी जाने की जिद नहीं की, बेटे को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर चले गए। पति के जाने के बाद अर्चना ने अजय को बाहर निकाला और उसे खिलाया पिलाया। ओम प्रकाश के लौटने का समय हुआ तो उसे फुर से छुपा दिया। रात करीब 11 बजे ओम प्रकाश बेटे के साथ पार्टी से लौटे और बेटे के साथ अपने कमरे में सो गए। सोते समय उन्होंने दरवाजे की सिटकिनी अंदर से बंद नहीं की। मजदूरों के जाने के बाद उनके औजारों से हथौड़ा निकालकर अर्चना ने अपने कमरे में पहले ही रख लिया था। बच्चों की कूदने वाली रस्सी भी उसने रख ली थी। अपनी इस योजना को वह किसी भी तरह से विफल नहीं होने देना चाहती थी। सबके सो जाने के बाद अर्चना रात 1 बजे के करीब दबे पांव अपने कमरे से निकली और पति के कमरे में गई। देखा कि बाप बेटे गहरी नींद में सो रहे हैं तो वापस आई और अजय को हथौड़ा और रस्सी थमाकर एक बार फिर पति के कमरे में आ गई। अर्चना ने उसे पति पर वार करने के लिए इशारा किया तो अजय ने हथौड़े से ओम प्रकाश के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। भरपूर वार से ओम प्रकाश भले ही चीख नहीं पाए, लेकिन शरीर ने तो हरकत की थी ना, जिससे नितिन जाग गया। पापा को मारते देखकर चिल्लाने लगा। अर्चना डर गई। दूसरी ओर संगमरमर के फर्श पर खून देखकर अजय भी कांप उठा। अर्चना ने अजय से बच्चे को खत्म करने को कहा तो अजय की हिम्मत जवाब दे गई। उसने मना किया तो भेद खुलने के डर से अर्चना कांप उठी। तब उसने खुद ही बेटे का गला पकड़ लिया। उस समय माँ की वह ममता भी नहीं जागी जिसके बारे में कहा जाता है कि माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता। माँ मर सकती है लेकिन अपने बच्चों को खरोच तक नहीं आने देती। लेकिन वासना में अंधी अर्चना ने बेटे को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस और घर वालों को गुमराह करने के लिए अर्चना ने घर का सामान बिखेर दिया और इसके बाद सिटकिनी खोलकर फर्श पर रख दी ताकि सभी को यही लगे कि लूट की नीयत से सिटकिनी तोड़कर अंदर आए लुटेरों ने ओम प्रकाश और नितिन की हत्या कर दी है। इसके बाद दोनों ने बाथरूम में जाकर खून से सने हाथ पैर धोए और कमरे में जाकर सो गए। सुबह 4 बजे दोनों उठे तो अर्चना ने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने पीछे की सीढ़ी से अजय को बाहर निकाल दिया। अजय वहाँ से बाहर निकलकर गोरखपुर महाराजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर आया और टेम्पो से बस अड्डे पर जाकर छिप गया। वह वहाँ इसलिए रुका था क्योंकि अगले दिन अर्चना भी उसके साथ जाने वाली थी। वह अर्चना को लेकर जा पाता उससे पहले ही पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उसे पकड़ लिया। अर्चना ने प्रेमी अजय के साथ मिलकर जो किया था उसकी सज़ा उसे अवश्य मिलेगी। अब उनकी बाकी की जो जिंदगी है वो जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। लेकिन अर्चना को अभी भी अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। तो दोस्तों, ये है दिल दहला देने वाली एक कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है राहुल खत्री जी का, और उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट लाइक एंड कमेंट, बाकी वीडियो देख लूँ उसके बाद कमेंट करता हूँ। तो राहुल जी कहाँ गायब हो गए, आपका अगला कमेंट नहीं आया क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं बड़े टू द पॉइंट होते हैं। सो आई एम वेटिंग फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड थैंक यू वेरी मच सबसे पहले वीडियो वॉच करने के लिए एंड लाइक करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मेरे पास अगला कमेंट आया है सुषमा साहचिक का, एज यूजुअल इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली, और इन्होंने लिखा है कि जितनी भी कहानियाँ सुन रही हूँ उसमें सभी में महिलाओं को मतलब जो काम है उनके बड़े ही घृणित आते हैं और इससे सर जो है वो शर्मसार हो जाता है। तो सुषमा जी, एक बात कहूँगी कि ये दुनिया है, इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि क्राइम सिर्फ महिलाएं करती हैं। हाँ, आज भी अगर परसेंटेज निकाल के देखा जाए तो मेल परसेंटेज ज़्यादा रहेगी, लेकिन रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। और आपको शर्मसार होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हकीकत यह है कि अगर आपका दिल साफ़ है
तो सिंपल सी एक चीज़ है, ये दुनिया है और इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी एंड इट्स लाइफ, सो चिल। और रही बात क्राइम की, तो इस पर भी मैं देखूंगी, अगर मुझे टाइम लगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि क्यों आखिर महिलाओं के साथ मतलब क्राइम होता है, या क्यों महिलाएं क्राइम करने के लिए आमादा हो जाती हैं, क्या रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च भी सुनी है और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस पर स्टडी भी किया है एंड आई वांट दैट कि आई शुड मेक अ वीडियो, बट देखते हैं कब बनाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल के लिए टाइम नहीं है, लेकिन जब भी बनाऊँगी तो डेफिनेटली चैनल पर अपलोड ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड डोंट बी सीरियस, इट्स ओके। इसके साथ ही मेरे पास अगला कमेंट आया है खादिम जी का, एंड खादिम जी ने एज यूजुअल कमेंट किया है मुझे हाय। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच कमेंट करने के लिए। इसके साथ ही मेरे पास कुछ मेल आई हैं, और मेल है, सबसे पहला मेल है अफसाना बेगम जी का, और ये यूपी से हैं। और इन्होंने मेल में लिखा है कि आज मेरे बच्चे का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। तो वाओ अफसाना जी, इट्स वेरी गुड न्यूज़ एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका बेटा जो है हमेशा तरक्की करता रहे। इसके साथ ही मेरे पास अगला जो मेल आया है वो है नरेश जी का। कहाँ से है मुझे नहीं पता, इन्होंने मेंशन नहीं किया, और इनका कमेंट है योर वॉइस इज़ लाइक माई डॉटर। तो थैंक यू नरेश जी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये मेरे लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही कनेक्टेड रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।